हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज यहाँ पे हम लोग त्रैमासिक परीक्षा, जिसकी परीक्षा आपकी 16 सितंबर को होने वाली है, उसका पेपर हम लोग इतिहास का यहाँ पे लेके आ गए हैं। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो 2 पेपर हुए वो यहीं से पूरे के पूरे फंसे थे। ठीक है, हमने दिए थे, उसका सोल्यूशन भी हमने प्रोवाइड कराया था और इसका भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहेंगे पूरा का पूरा हम लोग के पास है। ठीक है, यहाँ से लिखा है पर 100% गारंटेड यही कल आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ सके। ठीक है, और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो अन्य वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कल का जो पेपर है उसका पूरा का पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इसमें सबसे पहले लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना है, ताकि उनको भी पता चल सके। अगर आपको अभी भी शक है तो आप जाके पुराने पेपर से मिला सकते हो, पूरा का पूरा वही आया था, ये भी वही आएगा। ठीक है, 100% ये रियल पेपर है। इसमें हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसकी कुछ शर्तें हैं। अगर आप इस वीडियो को 1 के तक पार कर दोगे तो ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में आपका पार्ट सहित आंसर विथ आंसर सहित आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख पा रहे होंगे, इसका हम लोग आगे में बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 6 से उत्तर देखने वाले हैं। ठीक है, जो आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपका सेट हो, ए हो चाहे बी हो, पूरा का पूरा जो सभी सेटों में है, प्रश्न जो है सेम है, केवल थोड़ा आगे पीछे है। ठीक है, तो वो आपको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। तो चलिए, जो प्रश्न क्रमांक आपका 6वां कहता है कि फयांस क्या है। जो आपका फयांस है, ठीक है, फयांस क्या है, ये कहाँ मिलते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है आपको याद कर लेना एकदम रट के। ठीक है, फिर अथवा में क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई 2 विशेषताएं लिखी। जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, कैसी थी, कोई 2 विशेषताएं लिखना है, कोई 2 बिंदु लिखना है उससे संबंधित। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 7 कहता है कि जो किन्हीं 2 विकसित जो हड़प्पा पुरास्थल थे उसका जो है आपको उल्लेख करना है। उल्लेख मतलब थोड़ा उसके बारे में लिखना है, वर्णन करना है। तो ये प्रश्न क्रमांक आपका 7 हो गया, इन्हें आपको लिख लेना है। अगर आपको आंसर चाहिए तो कमेंट में आंसर जरूर लिखना, ताकि हम लोग आपके लिए एक आंसर भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा सकें। ग्रिड पद्धति, आपको संख्या 1 भी परसेंट नहीं लेना है, क्योंकि जो पिछले पेपर्स हैं वो पूरा का पूरा यही से आया था, ये भी आएगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी शंका है तो आप लोग जाके मिला सकते हो। तो ग्रिड पद्धति, जो ग्रिड पद्धति है, हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड पद्धति जो संचालित थी उससे क्या आशय है, ये आपको बता देना है। जो ग्रिड पद्धति है उससे क्या आशय है। हम लोग यहाँ पे 6 से 15 तक का आपका प्रश्न देखेंगे, उत्तर अगले वीडियो में पूरा का पूरा आएगा। ठीक है, अगर आप लोग 1 के पहुंचा देते हो तो आपको जो है जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सेट है, बीसी जितना भी है पूरा का पूरा यहीं से आएगा, बस थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। ठीक है, तो हड़प्पा लिपि की विशेषताएं, जो हड़प्पा लिपि थी उसकी विशेषताएं लिखना है। जो हड़प्पा लिपि है उसकी विशेषताएं जल्दी जल्दी आप लोग लिख लीजिए कॉपी पेन लेके और इसको रट डालिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, जो हड़प्पा सभ्यता था उसके पतन के, पतन मतलब नष्ट होने के क्या कारण थे, ये भी आपको बताना है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 कहता है कि मौर्य वंश के बारे में, जो मौर्य वंश था उसके बारे में जानने वाले जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनका वर्णन कीजिए। अथवा क्या कहता है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका जो सम्राट अशोक है उन पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये आपको बताना है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। पितृवंशिकता तथा मातृवंशिकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो पितृवंशिकता है, मातृवंशिकता, इसमें अंतर लिखना है। ठीक है, 3 नंबर का है, नंबर इसमें नहीं डाला हूँ। ठीक है, मनुस्मृति में चंडालों के क्या कर्तव्य बनाए गए। आपको सारे पेपर यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, जितना भी है जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पूरा का पूरा यहीं पे मिल जाएगा। तो आप लोग अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करें। मनुस्मृति में चंडालों के क्या कर्तव्य बनाए गए हैं, ठीक है, ये आपको रट डालना है एकदम, क्योंकि कल के पेपर में आपको यही सारे प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है कि जो बेपिस्ट, जो बर्नियर था उसने भारत के बारे में किन विषयों का वर्णन किया। जो भारत है, जो बर्नियर था उसने भारत के बारे में क्या क्या वर्णन किया, ये आपको बता देना है। चलिए अगला आपका देख लेते हैं कि चीन के विषय में इब्न बतूता की यात्रा का वर्णन की तुलना किसके वृत्तांत से की गई। जो इब्न बतूता है चीन की यात्रा का, जब यात्रा कर रहा था तो उसकी तुलना किसके जो यात्रा वृत्तांत से की गई, ये आपको बताना है। चलिए अगला देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 12 कि जैन धर्म में पंच महाव्रत कौन कौन से हैं। जो जैन धर्म है उसमें पंच महाव्रत कौन कौन से हैं।
अगला अथवा आपका कहता है कि बौद्ध धर्म में पुन्ना जैसी दासी संघ में क्यों जाना चाहती थी। जो बौद्ध धर्म में पुन्ना जैसी जो दासी हैं संघ में क्यों जाना चाहती थी आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 13 आपका आ जाता है कि रिहिला से भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। जो रिहिला है उससे भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है ये आपको बताना है। अथवा है आपका कि अलबरूनी ने संस्कृत के बारे में क्या वर्णन किया। ठीक है, ये हाथ से लिखा है पर 100% रियल पेपर है, आपको बता दूं। ठीक है, तो आप लोग अभी से रटना इसको स्टार्ट कर दीजिएगा। तो अलबरूनी ने संस्कृत के बारे में क्या वर्णन किया ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 14 आपका कहता है कि फ्रांसवा बर्नियर कौन था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम यहाँ से 6 से 15 तक बताएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोवाइड पूरा है, लेकिन हम लोग अगर आप लोग इसमें एक के पहुंचा देते हो तो उसके बाद जो है पूरा का पूरा आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो बौद्ध धर्म में पन्ना जैसी जो दासी संघ है वो क्यों जाना चाहती थी आपको बताना है। अगला है रिहिला से भारतीय इतिहास के विषय में क्या जानकारी प्राप्त होती है। अथवा है अलबरूनी ने संस्कृति के बारे में क्या वर्णन किया। प्रश्न क्रमांक 14 है कि फ्रांसवा बर्नियर कौन था, वह महाभारत से कैसे संबंधित था। जो फ्रांसवा बर्नियर था फ्रांसीसी यात्री, वो कौन था तो आपको बताना है। तो फ्रांसवा बर्नियर जो फ्रांसीसी यात्री था, राजनीतिक भी था, इतिहासकार था, तो ये आपको बता देना। एक डॉक्टर भी था, मतलब चिकित्सक था। वह महाभारत से कैसे संबंधित था ये भी आपको बताना है कि जो महाभारत है वो उससे वो कैसे संबंधित हुआ। ठीक है, अथवा आपका आता है कि यूरोप और भारत में भूमि स्वामित्व संबंधी किस अंतर का वर्णन बर्नियर ने किया। जो यूरोप और भारत में जो भूमि, चूंकि जो बर्नियर था वो यूरोप का था, तो यूरोप और भारत में जो भूमि स्वामित्व संबंधी जो किस अंतर का वर्णन बर्नियर ने किया ये आपको बताना है। फ्रांस जो है यूरोप में आता है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 15 क्या है कि बर्नियर ने भारतीय राज की कारखानों के बारे में क्या लिखा है। जो बर्नियर है भारतीय राज की कारखानों के बारे में क्या लिखा है ये आपको बता देना है। अथवा में क्या कहता है किताब उल हिंद जो अलबरूनी की रचना है भारत की खोज, उसमें वर्णित जो विषय हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, जो अलबरूनी की जो किताब है किताब उल हिंद, उसमें वर्णित कौन कौन से जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब उसके विषय हैं सब्जेक्टिव, उस कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे आपको जो है 6 से 15 तक बता दिया है। ठीक है, आपको जल्दी अगला वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग अभी जो है सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल तक पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो नोट्स अड्डा आप लोग सर्च करके वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है इसकी सारी नोटिफिकेशन वहीं पे मिल जाती है। ठीक है, तो नोट्स अड्डा सर्च करके आपको वहाँ पे जुड़ जाना है टेलीग्राम में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।